ओके तो देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली GOC1 आइसोमेरिज्म वगैरह नॉमेनक्लेचर वगैरह के प्रीवियस ईयर्स करे थे, ठीक है, जेई के। ठीक, आज हम लोग इनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, माई सेल्फ आशीष गोयल, ठीक, फ्रॉम विमुक्ता अकेडमी, ठीक, दिल्ली। ठीक है, तो हम लोग जरा इसके अंदर थोड़ा आगे बात करना आप शुरू करते हैं। अब हम GOC के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इफेक्ट्स वगैरह से डील करेगी और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पार्ट से डील करेगी। ठीक है, चलिए जी, आइए भाई इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। ओके चलिए जी, तो देखो, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन से बात करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी विड्थ बढ़ाई जाए। ओके क्या कह रहे हैं जी, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन आटम 1 एंड कार्बन आटम 2 इन द कंपाउंड दिस इज, ठीक, इन्वॉल्व दी हाइब्रिडाइजेशन। बढ़िया, अब हमें पता है भाई, जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वहां पर आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और जहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एक तरीके से हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो वी टॉक अबाउट बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर। हमें पता है जी, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आपके 2 निकल आएंगे तो इट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अगर 3 निकल आएंगे तो इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अगर 4 निकल आएंगे तो इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो जी, हम यही वाला काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये सबको बात क्लियर है। ठीक, तो अगर आप चेक करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स की तरह कंसीडर करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड ये रहा, और दूसरा बॉन्ड ये रहा, तो ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो भाई ठीक है, और दूसरे वाला जो है ये कितने बॉन्ड बना रहा है ये एक तरीके से, ठीक, कार्बन, मतलब एक ये वाला बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक ये वाला बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इट इज sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो यही आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बोलो जी, परेशानी कोई इसके अंदर? ठीक, आइए आगे बढ़े इसके अंदर जरा। ठीक है, नेक्स्ट आते जी क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, देखो 49 क्या कह रहा है। ठीक भाई, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलिन, ठीक, मे बी रिटर्न एज, ठीक, अगर आप वर्ड की बात करते हैं यहाँ पर एक्रोलिन, व्हाट इज एक्रोलिन? ठीक, अपनी एक बार कॉपी पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि एक्रोलिन होता क्या है। ठीक, ठीक, अगर आप बना पाए हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक देख लेते हैं। देखो, एक्रोलिन है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है ना, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोलिन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलिन में बी रिटर्न एज। ठीक, देखो बेसिकली पोलराइजेशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या आप लोगों को कॉन्जुगेशन होती हुई दिख रही है, पाई सिग्मा पाई। ठीक, तो अगर ऐसी होती हुई दिख रही है तो भाई इसके अंदर क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी है, देखो ऐसा कुछ हो सकता है इसके अंदर। ठीक, कॉन्जुगेशन में ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, अगर कुछ ऐसा होगा तो क्या ये CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन सकता है ये इसके अंदर, यस और नो? ठीक, तो अगर आप इसका देखो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करोगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, CH2 CH COH। ठीक, यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पर चार्ज आने की टेंडेंसी, यहाँ पर इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कौन सा ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है? डी पार्ट। ठीक, बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक, द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, व्हाट इज द कार्बोनियम आयन? इट्स अ कार्बोकटायन ओनली। ठीक है ना, तो कार्बोनियम आयन बेसिकली हम किसको बोलते हैं? कार्बोकटायन कोई। ठीक है, और ये तो आप लोग भाई ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जी कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के बारे में। अगर मैं कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, ऑन डिहाइड्रेशन मतलब आपने इसके ऊपर H+ का अटैक कराया, H+OH लेकर निकल जाएगा, मतलब वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गई, ठीक है, आप कार्बोकटायन बन जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात, यहाँ पर कार्बोकटायन यहाँ बनेगा, यहाँ पर कार्बोकटायन इस पर बनेगा, यहाँ पर कार्बोकटायन इस पर बनेगा, और यहाँ पे कार्बोकटायन इस पर बनेगा, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये तो भाई हम कोई भी बता सकते हैं भाई, जो बी वाला इट्स 3 डिग्री कार्बोकटायन, तो बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, बी वाले के बाद कौन सा स्टेबल होगा, आप देखो चेक कर लो भाई, पहले अगर कोई 2 डिग्री दिखाई दे रहा है तो 2 डिग्री देखो, दैट इज सिंपली डी पार्ट। ठीक है ना, ठीक, तो मोस्ट, इन्होंने से मोस्ट स्टेबल बोला है, तो हमारा आंसर बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है जी, 48 का आंसर बी पार्ट हो जाना है, ये सर नो। ठीक है, ये तो हम सिंपल सी बात है। बाकी अगर आप इसके अगर ऑर्डर की बात करो तो ऐसे ही होगा, बी के बाद डी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ए और बी में अगर आपको कंपेयर करना हो, देखो ए और बी दोनों 1 डिग्री हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से ये CH3 थोड़ा पास में है। ठीक है ना, ये सारे का सारा कंप्लीट लीनियर चेन बना रहा है। ठीक है, तो इट शुड कम आउट टू बी A एंड C, कुछ इस तरीके का आपका इसका ऑर्डर बन जाएगा। बोलिए जी, कोई तकलीफ इसके अंदर? ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात चलेगी। 48 भी हो गया हमारे पास। ठीक है ना, ठीक, नेक्स्ट लेट्स कम आउट टू 47।
ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन हो गया बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन वन ब्यूटीन 3 आइन। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक, अब आपसे कह रही थी 1 पर इन है, ठीक है, और 3 पर आइन है, तो 1 2 3 पर आइन है, ये हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड्स कंप्लीट कर लीजिए। इस पर 2 हाइड्रोजन, ठीक, इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, इस पर 1 हाइड्रोजन, बस यही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स चेक करने हैं, कर लीजिए, काउंट करिए जी सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है ना, ऑप्शन ही आपको एक दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, बाकी देखो पाई कितने हैं, 3 पाई हैं आपके पास। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात, बी पार्ट विल बी द आंसर। ठीक, बोलो जी, क्लियर है, पक्का है सबको? ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, थोड़ा अपना कंसेप्ट देखते चलोगे, 2-4 चीज़ें। बाकी मेजरली मैं आपको बताऊं तो इन 4 क्वेश्चंस में हमारी अगर एक मेजर लर्निंग रही होगी वो एक्रोलिन, अगर आप लोग उसका स्ट्रक्चर नहीं पता हो, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऑल दीज 4 क्वेश्चंस वर वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक, चलिए जी, आइए नेक्स्ट पेज पर मूव करें। ठीक है, आइए जी, यहाँ से बात करना शुरू करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, बढ़िया जी। ये तो 41 क्वेश्चन थोड़ा सा इस फिगर के अंदर थोड़ा सा इसकी ये जो डी ऑप्शन है ना, ये गलत बना हुआ है। ठीक है, मुझे एक्जैक्टली ये तो नहीं याद क्या ठीक ऑप्शन क्या था। बाकी देखो इस क्वेश्चन को देखकर हम इसमें आंसर इजीली बता सकते हैं। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज। ठीक है, पी मतलब पैरा, पैरा पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो भाई देखो ऑब्वियसली बात है, अब अगर आप किसी के अंदर भी बात करो, देखिए जी, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कैन बी 4, तो इफ नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कैन बी 4, लेकिन अगर आप चेक करो देखो बी वाले स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 बना रखी जी, 5 बॉन्ड्स विदाउट, मतलब 5 बॉन्ड्स तो बना ही नहीं सकता नाइट्रोजन ना, तो बात ही खत्म हो गई, आंसर विल बी बी पार्ट। बाकी सब में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी इज 4 ओनली। ठीक है, वो अपनी कोवेलेंसी को इससे ज़्यादा ऊपर एक्सपैंड नहीं कर सकता। ठीक है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कैन ओनली बी 4। ठीक, तो ये वाला काम इसमें ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। ठीक, अब अगर आपको इसके अंदर भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में डिस्कशन करनी है, भाई इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी, सबसे ज़्यादा, ठीक, अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है जी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, बोलो जी, परेशानी कोई? ठीक, बाकी अगर आप इसके अंदर देखो सबका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम चेक करें तो बेसिकली हमें क्या मिलेगी भाई, मीथेनॉल, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। मीथेनॉल के बाद कौन आएगा, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन के बाद बेंजीन C2H6, और उसके बाद आई एम सो सॉरी, इरेजर कहाँ चली गई, ठीक, बेंजीन C6H6 मोर देन C2H6, दैट इज इथेन। ठीक है जी, चलिए जी, बढ़िया। आओ नेक्स्ट वाले पर है। नेक्स्ट वाला क्या करें, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। भाई सिंपल सी बात है, एसिडिटी कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस चेक कर लें। ठीक है ना, सब में से अगर हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, बहुत सिंपल सी बात हमें पता है सर। ठीक है, अगर हमें इतनी बातें पता है इसके अंदर तो क्या होगा भाई, ये जो O- है NO2 क्या करेगा, NO2 इसको अपने पास खींच सकता है। ठीक, हाँ ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर भी NO2 खींच सकता है, लेकिन मेटा पोजीशन पर है तो बेटर तरीके से नहीं खींच पाएगा, पर हाँ थोड़ा बहुत तो खींच ही लेगा इंडक्टिव की वजह से। CH3 तो इसको तबाह करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज होता है वो दुख बराबर होता है। अब आप बढ़ाओगे तो परेशानी है, कम करोगे और अच्छा है। ठीक है, और इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप इसको मतलब स्ट्रेंथ चेक करोगे तो 4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। वैसे ऑप्शन एक ही है उसके अंदर, तो यही पार्ट है, 4 3 1 2। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है। ठीक, देखिए जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस। ठीक है, अब देखो आपको बेसिस की स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो बेसिस की स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ से उल्टी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन 4 को एसिड्स बना दो, एसिड्स बनाओगे तो क्या क्या बन जाएंगे, एक वाटर है, एक अमोनिया है, एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और एक CH3 है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहूँ तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, वाटर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके अंदर, देन कम्स दी इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देन कम्स अमोनिया, एंड लास्टली कम्स दी इथेन। ये आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो उल्टी हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है, बेसिक स्ट्रेंथ उल्टी हो जाएगी। चेक करो जी, CH3 सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, CH3 सबसे ज़्यादा फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेटिव आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, और ये जो ऊपर भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी आप आगे देखोगे क्वेश्चन रिपीटेटिव मिलेंगे पक्का। ठीक, तो देखो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करनी है कार्बन एटम्स की, ठीक, तो कैसे चेक करें भाई, चेक कर लो जी भाई,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये वाला है। अगेन आप अगर आप चेक करोगे तो लेफ्ट साइड वाला जो है, जो लेफ्ट वाला है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, और जो राइट वाला है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आप चेक करोगे तो ये तो बेसिकली पुराने वाला क्वेश्चन ही एक तरीके से रेपिटेटिव ही हो गया। ठीक है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ठीक, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है एकदम ठीक। चलो जी आओ जी 46, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। अब देखो आपको पहले सबसे पहली बात सबके स्ट्रक्चर्स पता होने ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको सबके स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए क्या हो गया आप लोगों का? ठीक, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन क्या होगा? बेंजाइल अमीन, आपने बेंजीन बनाया जैसे बेंजाइल होता है तो CH2NH2 यही हो जाएगा जी, दैट इज़ बेंजाइल अमीन। ठीक, बी पार्ट तो आप सब जानते ही हैं, दैट इज़ एनालीन NH2। सी एसिटेनोलाइड, अब देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को कम पता होता है। ठीक है, अगर आपको आइडिया हो तो एसिटेनोलाइड, एसिटेनोलाइड विल बी NH, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटेनोलाइड। ठीक है ना। लास्ट इज पी नाइट्रो एनालीन, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। पी पर क्या लगा है? NO2 एंड इट इज पी नाइट्रो एनालीन, यही हो जाएगा। अब आपसे बोला क्या क्या तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड। अब एक चीज बताओ बेसिक कौन सा होगा जिसके अंदर लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो? ठीक है, चलो जी चेक कर लेते हैं। अब देखो जी यहाँ का लोन पेयर ये रेजोनेंस में चला जाएगा, बढ़िया जी, ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा सकता है। रादर ये वाला लोन पेयर तो दो जगह रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, और ये वाला लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में नहीं जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? बेंजाइल अमीन। ठीक, बोले जी कोई तकलीफ परेशानी किसी को? ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई ऑब्वियसली पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे छोटा किसका होगा? जो सबसे बड़ी एसिड होगा। ठीक है, अब अगर आप चेक करो देखो फ्लोरीन पास है COOH के, माइनस आई इफेक्ट से तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर फ्लोरीन है, यहाँ पर दूसरे पर ब्रोमीन है, यहाँ पर पहले पर ब्रोमीन है। तो भाई ऑब्वियसली बात है इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा जी 35 का। ठीक है, कि इसका बिल्कुल ब्रोमीन जो है वो इसमें एक तरीके सबसे मतलब स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना, जितना आपका एसिड बढ़िया होगा उतना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, शायद मैंने पहले उल्टा ना बोल दिया गलती से। बेटर दी एसिड, ठीक, मोर इज दी डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एंड लेस इज दी pK वैल्यू। ठीक है जी, बढ़िया। आइए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और एल्डिहाइड। ठीक, तो हमें पता है भाई इसके अंदर सबसे बढ़िया एसिड, सबसे बढ़िया बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर डाइमर बन जाते हैं। ठीक है, ठीक, मोर देन अल्कोहल्स, मोर देन एल्डिहाइड्स। ठीक है, यही हो जाएगा जी। तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, बढ़िया जी, बी पार्ट। ठीक, बोले जी परेशानी किसी को कोई इसके अंदर? ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। भाई चेक कर लो जी, सिस 2 ब्यूटीन, सिस का तो बढ़िया अच्छा होता है। ठीक है, 2 ब्यूटाइन, अब देखो ध्यान देना 2 ब्यूटाइन। ठीक, 2 ब्यूटाइन अगर आप चेक करोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट तो 0 आ जाएगा। जिसका डाइपोल मोमेंट 0, बाकी तो किसी का भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा जी, 0 डाइपोल मोमेंट। ठीक, बढ़िया जी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई देखो बेसिसिटी हम कैसे चेक करते हैं? भाई वो कितना एक तरीके से H+ गेन कितने बढ़िया तरीके से कर लेगा यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि भाई कौन सबसे बढ़िया एक तरीके से बेस है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसमें चेक करोगे तो देखो ध्यान दो, ये तो 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो 3 जो है वो 2 से तो बढ़िया होगा 1 डिग्री में। भाई ये इसको लोन पेयर को भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर 2 डायरेक्ट भेजने की कोशिश करेंगे। तो एक बात तो कंफर्म्ड है, 3 शुड बी मोर देन 2। तो जहाँ पर भी 3 शुड बी मोर देन 2 नहीं है वो तो गलत ही कर दो, ये 2 तो गलत ही हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं। अब 1 और 4 वाले को चेक करना है। देखो एक बात हमें क्लियर है, ठीक है, दोनों के अंदर 4 सबसे पीछे है, और ये ऑब्वियसली बात है होगा भी। रीजन, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है जी, तो 4 तो सबसे पीछे आना ही आना है। अब पॉइंट आता है जी 1 वाले का, तो 1 वाला ज़्यादा है या नहीं है? अब देखो ध्यान देना, अगर आप चेक करोगे CH3C डबल बॉन्ड NH2। अब अगर आप इसके अंदर एक H+ ऐड करते हैं तो ये क्या बना देगा? CH3C। देखो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपकी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वहाँ पर अटैक करने की कोशिश थोड़ी सी ज़्यादा करेगा। ठीक है, अगर ये वहाँ पर अटैक करने की कोशिश थोड़ी सी ज़्यादा करेगा, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, दिस इज NH2। अगर आप चेक करोगे ये आप लोगों का क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है रादर।
ठीक है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्यों है, इसका लोन पेयर भी है यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे दिस विल बिकम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका एक जो बेटर आंसर होगा, इसका बेटर आंसर कौन सा निकल आएगा। ठीक, तो एक तरीके से 1 वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से बढ़िया काम करना शुरू कर देगा, तो दिस विल बी दी बी पार्ट। ठीक, बोले जी कोई परेशानी इसके अंदर किसी को। ओके, अब देखो आगे चले। देखो 39 तो अगर आप चेक करो तो एकदम रिपीट टाइप्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एनालीन अगेन NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, पी नाइट्रो एनालीन ये भी चला जाएगा, एम नाइट्रो एनालीन ये भी चला जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का NH2 का जो लोन पेयर है वो आपका रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आप लोग का यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, एसिडिक हाइड्रोजन एक भाई स्ट्रक्चर बना लेते 3 हेक्सेनोन, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो 3 हेक्सेनोन। ठीक, चलो जी और बना ले 2 4 हेक्सेन डायोन, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वैसे देखो हमें दिख रहा है ये वाला जो ग्रुप है आपका दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये सर नो। ठीक है, ये आप लोगों का एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आपको पता है जी ये तो बहुत भयंकर एसिडिक होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर वैसे यही हो जाएगा। बाकी भी आप स्ट्रक्चर्स अगर बनाकर देखो, मतलब इन दोनों के बीच में जो आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम होता है इट बिकम्स वेरी एसिडिक। कारण हमें पता है ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये दोनों पकड़कर यहाँ से खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हाइड्रोजन आटम अच्छा खासा पोलराइज हो जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इट विल बिकम प्रीटी मच मोर एसिडिक। ठीक, बोलो जी क्लियर है पक्का से ये। ठीक है, 2 5 इसमें डिस्टेंस 2 का आ गया बीच में, 2 3 ये तो एडजेसेंट वाले हो गए। चलो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो COOH। ठीक, अच्छा जी बहुत सारे एसिड्स टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, और आप 2 मोल NaNH2 डाल रहे हो। अब देखो NaNH2 ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक तरीके से सॉल्यूशन में Na प्लस और NH2 माइनस रिलीज करेगा। ये NH2 माइनस जो है ये बढ़िया बेस है, ये H प्लस की तलाश में। ठीक है, इसको जो H प्लस मिलेगा इसको लेकर भग जाएगा। ठीक है, आपने लेकिन डाले हैं सिर्फ 2 मोल, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या फंड आएगा जी, एसिडिक स्ट्रेंथ का फंड आएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आप चेक करो तो हमें पता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल वाला जो एसिड होगा। ठीक है ना, इसको R लिख दो चाहे। ठीक, फिनॉल के बाद कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, वाटर जो गिवन है। ठीक, वाटर के बाद अल्कोहल। ठीक, और उसके बाद एल्काइन। ठीक है, मतलब जो भी आप इसको ले लो, एल्काइन लिख देते हैं इसको सिर्फ। तो देखो जी सबसे पहला जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है जी, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन निकलना है, और दूसरा किसका निकलेगा जी, फिनॉल वाले का। फिनॉल वाला अब देखो फिनॉल में भी 2 है। ठीक है, अब कौन सा निकलना प्रेफर्ड होगा, अब ये भी चेक करना पड़ेगा। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है। ये सर नो। ठीक है, ऑर्थो पैरा पर होता तो ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन मेटा पर भी कुछ तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी खींच ही लेगा, तो मेरे लिए तो OH वाला निकलना प्रेफर्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर चेक करोगे तो मेरे लिए 34 का आंसर बहुत बढ़िया सा एकदम A पार्ट निकल कर है। ठीक, आई जी देखो इससे पहले का काम हम कर चुके थे, अब आगे के क्वेश्चन से जरा कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो हमें ये बात तो पता ही है कि जो आप लोगों का COH है ये ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दी अमोनियम आयन। ठीक है, अगर COH आपका ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दी अमोनियम आयन, तो देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो X तो ज़्यादा होगा ही होगा, तो इन दोनों को तो आप काट सकते हो। ठीक है ना, आपने इन दोनों को काट दिया, बचा क्या आपके पास ये वाला दोनों। ठीक है, अब बात आती है Y ज़्यादा होगा Z ज़्यादा होगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना। ठीक, हमें पता है -I ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, -I ग्रुप्स जो होते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक, और जो +I ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। कारण अगर ये इसको खींचेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ने की टेंडेंसी आएगी। ठीक है ना, तो ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इवन इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी आप लोग पढ़ते हो कि CH3COOH है आपके पास, या फिर CH2ClCOOH है आपके पास। ठीक है, हमें पता है -I ग्रुप, इट्स -I ग्रुप। ठीक, तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक, बोलो जी परेशानी कोई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, X आ जाएगा, फिर Z आ जाएगा, फिर Y आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब ये तो हम भाई पढ़ते आ रहे हैं अपने पास काफी टाइम से ही। ठीक है ना, तो इट विल बी सबसे पहले कौन आ जाता है, CH3Cl, फिर उसके बाद CH2Cl2, फिर उसके बाद CHCl3, फिर उसके बाद CCl4, यही आ जाता है। तो आपसे इसमें पूछा हाईएस्ट डाइपोल, तो CH3Cl यही आ जाएगा। ठीक, बोलो जी कोई परेशानी किसी को इसके अंदर। ठीक, क्लैरिटी पक्का से।
ठीक है, बढ़िया जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp। तो देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग करते ही आ रहे हो इसको तो, ठीक। तो अगर sp2 sp2 sp sp, तो भाई हमें पता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, तो देखो ध्यान देना, ये वाला कार्बन आटम sp2 है, ठीक है, ये वाला कार्बन आटम भी sp2 है, ठीक। अच्छा जी, ये वाला कार्बन आटम sp है, ऐसी होगा ना, ठीक। अच्छा जी, और नेक्स्ट वाला नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन भी sp है भाई, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 3 और एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल और होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्टी आ जाएगा, ठीक। बोलो जी, कोई तकलीफ किसी को, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, दिस इज sp, ठीक, दिस इज sp एंड दिस इज ऑल्सो sp, तो चारों sp है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, अब देखो ध्यान देना, ये क्या है, 2 और 1 3 sp2, ये क्या है, लेकिन ये sp है, ये भी sp है, और ये वाला sp2 है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो दिस इज sp2, ठीक है जी, क्लियर है पक्का से, ठीक। चलो जी, बढ़िया, आओ नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज, ठीक। अब देखो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यार कि कार्बोकटाइन जो होता है, इट कैन डू एनीथिंग फॉर मीजोमेरिक स्टेबिलिटी, यही होता है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे मीजोमेरिक स्टेबिलिटी की बातचीत करोगे तो देखो एक चीज सिंपल सी बात, देखो मीजोमेरिक स्टेबिलिटी मतलब ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट जो आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में, फर्स्ट और थर्ड दोनों में इसको मीजोमेरिक स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। और इन एडिशन अगर आप फर्स्ट में बात करोगे मीजोमेरिक स्टेबिलिटी के साथ तो टर्जरी भी है, 321 का ऑर्डर यहाँ पर होता है, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, तो 1 3 से ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो 1 3 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, 2 और 4 में कंपेयर कर लो, 2 जो सेकंड है ये 2 डिग्री है, जो फोर्थ है ये 1 डिग्री है, तो भाई ऑब्वियसली बात है, पहले सेकंड आ जाएगा फिर फोर्थ आ जाएगा, तो डी पार्ट, ठीक। बोलिए जी, कोई तकलीफ परेशानी इसके अंदर, ठीक है ना। आप ये मत देखना कि हाँ भाई वो रीअरेंज करके क्या होगा क्या नहीं होगा, जो आपको आप क्वेश्चन दे रखा तो वो क्वेश्चन की फेस वैल्यू पर जाएगा हमेशा, ठीक। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज, ठीक है भाई, चेक करो। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है भाई, हमने चेक, देखो मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सब में सेम दिखाई दे रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड सब में, बाकी सिंगल बॉन्ड्स तो सेम है। अब इसके बाद चार्ज देख लो, तो अगर आप चेक करो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज बाजू बाजू में है, दैट मेक्स द सिस्टम क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है ना। बाकी हर जगह देखो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है, या पॉजिटिव थोड़े दूर हो गए, या पॉजिटिव नेगेटिव साथ में, तो दिस इज द हाईएस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक। किसी को कोई परेशानी वाली बात तो बताइए। नेक्स्ट, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पी नाइट्रोफिनॉल आर ट्रीटेड विद NaHCO3, ठीक, द गैसेस रिलीज्ड आर, ठीक है जी। चलो बढ़िया, इनके तो स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं, ठीक है। आपसे पहले क्या बोला है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको आपने ट्रीट करा किसके साथ, NaHCO3 के साथ, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि भाई NaHCO3, तो भाई ऑब्वियसली ये इसका रिएक्शन शो करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। सोडियम कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन इसकी जगह, ये H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 इमीडिएटली टूट जाता है किसके अंदर, वाटर और CO2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी SO3Na प्लस वाटर प्लस CO2, तो CO2 गैस विल बी रिलीज। दूसरा आपसे क्या कह रहे हैं, पी नाइट्रोफिनॉल, हमें पता है जी ये भी इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, बिल्कुल करेगा जी, ठीक है। अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो अगेन क्या बना देगा, ONA, आपको पता है जी NO2 जो है ये तो भाई आप ऑब्वियसली आपके नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा स्टेबल मतलब एक तरीके से इसको और एज अ एसिडिक बना रहा है, ठीक है। अगेन निकलेगा क्या, वाटर और CO2, तो दोनों में CO2 गैस रिलीज होनी है, तो दैट विल बी योर आंसर। क्लियर भी सबको, ठीक है जी। चलो बढ़िया जी, आओ आगे बात करें। नेक्स्ट, which of the following is obtained when 4-methyl benzene sulfonic acid is hydrolyzed with excess of sodium acetate, ठीक है। तो भाई देखो आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, ठीक, 4-methyl benzene sulfonic acid, तो अगेन क्वेश्चन देखो वैसे सही है, बस 4 पर इन्होंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है ना भाई। ये थोड़ा सा इसको मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाएगा भाई, वहाँ पर थोड़ा दूर ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का काम होता है, ठीक। और साथ में आपने इसमें क्या डाल दिया, ठीक, सोडियम एसिडेट क्या होता है, CH3COONA, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Na प्लस CH3CO माइनस, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये बेसिकली इस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के पास एफिनिटी हमें पता है हाइड्रोजन से ज़्यादा सोडियम के लिए होती है, हाँ जी। इमीडिएटली ये वाला कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3COOH प्लस SO3Na, ठीक। चलो नेक्स्ट,
द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बढ़िया। देखो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा बढ़िया एसिड होता है। ठीक है, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लोगों का फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका कारण भी हमें पता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जबकि दूसरे वाले के अंदर वो नीचे रेजोनेंस में चला जाता है कार्बन के पास। ठीक है, तो इसके दो स्ट्रक्चर्स भी बहुत होते हैं, तो इसके सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अगर आप चेक करोगे तो 3 विल बी दी मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, CH3 थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा इसकी। ठीक, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा। तो चेक कर लो जी, आपका आंसर यही बनेगा फिर तो। ठीक है ना। अब Cl के पास क्या होता है? Cl हमें पता है जी, हम पढ़ते हैं इट हैज़ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो पहले 2 आएगा देन 1 आएगा। ठीक है ना, हम पढ़ चुके ना, जो Cl होता है इसके पास 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, +R भी होता है, -I भी होता है, लेकिन ओवरऑल ये कौन सा इम्पैक्ट फॉलो करता है? ओवरऑल यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भारी पड़ जाता है रेजोनेंस के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। हाइपर कॉन्जुगेशन में किसकी ओवरलैप होती है जी? सिग्मा p ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, पक्का एकदम। ओके, चलिए जी, आज देखो आगे बात करनी शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। तो देखो 16 क्वेश्चन में क्या आ रहा है भाई? एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, अपॉन कंबशन इतने ग्राम वाटर दे रहा है, इतने ग्राम CO2 दे रहा है। ठीक है, तो भाई उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आता है। ठीक है, आइए देखिए, तो CXHY + O2 गिव्स X CO2 एंड Y वाटर, ये आपकी इक्वेशन होती है। ऑक्सीजन आप बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो सारे का सारा जो कार्बन है वो CO2 के पास जा रहा है, सारे का सारा जो हाइड्रोजन है वो वाटर के पास जा रहा है। तो इसके बेसिस पर मैं इसमें काम कर सकता हूँ। ठीक है, आइए जी देखो देख लेते हैं। अगर मैं पहले वाटर की डिस्कशन करता हूँ, मुझे पता है कि 18 ग्राम्स वाटर के अंदर देर इज 2 ग्राम्स हाइड्रोजन। ठीक है, इन दैट कंडीशन क्या मैं इतनी बात चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कितना वाटर है? 0.72 ग्राम्स वाटर है मेरे पास। तो इसमें कितना हाइड्रोजन होगा? दैट विल बी 2/18 मल्टीप्लाइड बाई 72/100 ग्राम्स हाइड्रोजन होगा। दैट कम्स आउट टू बी 8/100 ग्राम्स हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग CO2 के बारे में बातचीत करेंगे तो CO2 में हम क्या कह सकते हैं कि 44 ग्राम CO2, इसके अंदर देर इज 12 ग्राम्स कार्बन। ठीक है, मेरे पास कितना CO2 है? 3.8 ग्राम CO2 मेरे पास है। तो इसके अंदर कितना कार्बन हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 3.08। ठीक है ना, इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 7 एंड दिस इज 84/100 ग्राम्स कार्बन। ठीक है, तो ये मेरे पास मास का रेशो आ गया। लेकिन देखो जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारे पास मोल्स का रेशो होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन में मोलर रेशो लूंगा तो कार्बन के मोल्स कितने आ गए? कार्बन के मोल्स आ गए जी 0.84, दिस इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 12। एंड हाइड्रोजन का कितना आ गया? 0.08 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे सो दिस रेशो। ठीक है, तो अगर मैं इसका थोड़ा रेशो ले लेता हूँ तो इट इज 84/100 इंटू 12, ठीक, इज टू 8/100। ठीक है, ये 100 से 100 आप कैंसिल कर देंगे, 12 से काटेंगे 7 आ जाएगा। सो द रेशो कम्स आउट टू बी 7:8। 7:8 कार्बन हाइड्रोजन का रेशो है, तो द फॉर्मूला शुड बी C7H8। ठीक, बोले जी, परेशानी किसी को कोई इसके अंदर? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। ओके, ठीक, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्या कह रही थी? द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायंस। ठीक है, अगर आप इसमें बात करेंगे तो बेसिकली देखो ध्यान दो, ये कौन सा है? दिस इज फिनाइल कार्बोकटायन। ठीक है, सॉरी फिनाइल बेंजाइल कार्बोकटायन, वेरी स्टेबल। ठीक, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक, दिस वन इज 1 डिग्री एंड दिस वन इज एलाइल कार्बोकटायन। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, हमें पता है सबसे ज़्यादा आप लोग का बेंजाइल कार्बोकटायन स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, देन इट विल बी एलाइल कार्बोकटायन, देन इट विल बी 1 डिग्री। ठीक है ना, तो इट शुड बी 3, 1 एंड 2। ठीक, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ठीक है, अगर मैं डिक्रीजिंग एसिडिटी के बेसिस पर बातचीत करता हूँ, देखो ध्यान दो, फिनॉल है। ठीक है, सब में हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो O नेगेटिव बन जाएगा। तो जहाँ पर ये आप लोगों का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा वो ज़्यादा बढ़िया एसिड होगा। अब देखो OCH3, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड Cl इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, तो अब आप लोगों ने क्या चेक करना है? अब आप लोगों ने इनका ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो बेसिकली भाई बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑर्डर चेक करने की कोशिश करो। देखो, तो सबसे ढीला आप लोगों का एसिड कौन सा होना चाहिए? OCH3, ये सबसे ढीला एसिड होना चाहिए। तो OCH3 शुड बी एट दी 4th नंबर। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4th नंबर वाला आ गया। ठीक, अब देखो फोर्थ वाले के बाद क्या आएगा जी? सेकंड आएगा जी। तो आपका ऑप्शन तो वैसे आपको क्लियर ही हो गया। ठीक, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ हो गई एकदम। ठीक है, फोर्थ वाला आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल एकदम बेसिक सा क्वेश्चन ही आप लोगों का बन गया। ठीक, थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेल करने की कोशिश करोगे ना, आपके आंसर्स आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे यार। ठीक है, तो इसके अंदर ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक, नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ठीक, तो देखो ध्यान दो, इथेन मतलब ये 2 कार्बन। ठीक है, 1 पर क्लोरो है और 1 पर आप लोगों का फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है।
ठीक, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ठीक है। अच्छा जी बढ़िया, ठीक, इन टोलुइन, ठीक है बढ़िया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इन टोलुइन, ठीक, रेस्माइजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5, ठीक है। आपने इसमें SbCl5 डाला, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो होगा ऑब्वियसली भाई ये Cl को लेकर पहले निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अ कार्बोकेटाइन, ऑब्वियसली भाई पहले तो ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, SbCl6 माइनस निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, तो कंपाउंड ऊपर से भी अटैक कर सकता है, कंपाउंड नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो देयर कैन बी अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड देयर कैन बी अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोथ, तभी उसका में क्या आएगा, बेसिकली देयर विल बी रेस्माइजेशन, ठीक है। ये आप लोगों का कायरल कार्बन है ही, ठीक, तो ये आ जाएगा जी आपका कार्बोकेटाइन वाला फंडा। नेक्स्ट, इन एलीन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इज, ठीक, बहुत बड़ी एलीन सिस्टम्स किनको बोलते हैं, बेसिकली कॉन्जुगेटेड ईन्स को, ठीक है ना, सॉरी कॉन्जुगेटेड कह रहा हूँ, ठीक, क्या कहते हैं आप लोगों की, ठीक, जिसमें साइमल्टेनियस डबल बॉन्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज बेसिकली, ठीक है। कॉन्जुगेटेड में तो क्या हो जाएगा, ठीक, कॉन्जुगेटेड के अंदर तो आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज कॉन्जुगेटेड, ठीक, कॉन्जुगेटेड ईन्स, ठीक है। इस 3 टाइप के होते हैं आपके, ठीक है, जिसके अंदर एक तो साथ साथ आना शुरू हो जाता है, एक आपका कॉन्जुगेटेड हो जाता है, और तीसरा आप लोगों का आइसोलेटेड हो जाता है। अब इन दोनों डबल बॉन्ड्स का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो गई, कॉन्जुगेशन हो गई, ठीक है, ये आइसोलेटेड हो गए, ठीक, ये बिल्कुल साइमल्टेनियस हो गए, ठीक। अब देखो अगर साइमल्टेनियस चेक करोगे तो ये वाला जो कार्बन कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इट विल बी CH2। ये वाला कैसा होगा, दिस विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये sp2 एंड sp यही तो आएंगे, क्योंकि कॉर्नर वाला अगेन कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड यही वाले आ जाएंगे, ठीक। बोलिए जी, परेशानी कोई। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक इज, ठीक। अब अगेन देखो चेक करो, अब बेसिक से बेसिक बात करोगे इसके अंदर यार, देखो मतलब पहले भी आ चुके सिमिलर क्वेश्चन, देखो ये आप लोगों का फिनॉल है, ये आप लोगों का बेंजोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड, टोलोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड के साथ CH3 लगा होगा, ठीक है बढ़िया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपसे मोस्ट एसिडिक पूछा गया, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, पैरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो OH तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो काम नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऑर्थो, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जी ऑर्थो इफेक्ट, ठीक। अगर आप इसके अंदर देखोगे C डबल बॉन्ड O माइनस एंड OH, तो बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, बेसिकली काफ़ी बढ़िया एसिड बन जाता है ये, ठीक है। दो टोलोइक एसिड भी थोड़ा वीक ही होगा भाई ऑब्वियसली भाई, तो ये आप लोगों का, सॉरी मैंने P मार्क कर दिया गलती से, नॉट दिस वन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ये आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, ठीक, क्लियर है जी, पक्का है सबको, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब देखो अगेन वही, अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर चेक करोगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, पहले वाले में मोटे मोटे 4 दिखाई दे रहे, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स वो बिल्कुल सेम है, तो मैं उनको काउंट नहीं कर रहा, तो इसमें 4 दिख गए, इसमें 3 दिख गए, इसमें 3 दिख गए, इसमें 4 दिख गए, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बाकी के सारे तो सेम है, तो उसमें तो चेक ही क्या करें, ठीक है। तो सभी में 4 हैं, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को तो गोली मारी, ठीक है। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं, ठीक। अच्छा, आई एम सो सॉरी, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड सब में सेम नहीं है, इन दोनों में 4-4 है, इन दोनों में 3-3 है, आई एम सो सॉरी ठीक है। तो 4-4 और 3-3, तो अभी 4 वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे, 3 वाले कम स्टेबल होंगे, तो 1 और 3 पहले आ जाएंगे, ठीक है, 1 और 3 पहले आ जाएंगे, 2 और 4 बाद में चले जाएंगे, ठीक। चलो जी, बहुत बढ़िया है जी, ठीक है। अच्छा जी, अगर 1 और 3 पहले आ गए, 2 और 4 बाद में चले गए, चलो ठीक है जी, ओके, ठीक है। अब देखो ये बात सबसे पहले आएगी, पहले 1 और 3 आनी चाहिए, बाद में 2 और 4 आने चाहिए, तो 1 वाला A भी कैंसिल हो गया, C भी कैंसिल हो गया, पक्की बात। 2 और 4, अब देखो ध्यान देना, 2 और 4 में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ 2 और 4 में से ज़्यादा स्टेबल ये वाला कंपाउंड होगा, कारण ठीक यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इज मोर स्टेबल देन 4, तो 2 इज मोर स्टेबल देन 4, तो यही आपका आंसर हो गया, बी पार्ट। मुझे 1 और 3 को वैसे तो कंपेयर भी नहीं करना पड़ा, बाकी अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करना चाहूँ तो भाई मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑर्डर आ जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शंस देखकर खेलने की कोशिश करोगे, बड़े प्यार प्यार से आंसर्स निकलेंगे जी, ठीक है। इन द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन H और CH3 विच इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू दी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विल बी, ठीक है भाई। ये तो देखो सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर आप इसके अंदर बात करेंगे बढ़िया, ओके। देखो इसके अंदर अगर बात करो तो हमें पता है कार्बोकेटाइन को मीजोमेरिक स्टेबिलिटी से बड़ा लगाव होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो आप लोगों के लिए काम बेटर हो जाएगा, इसकी मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, पक्की बात है एकदम, ठीक है। तो सॉरी मिथाइल कह रहा हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर दिस हाइड्रोजन विल अंडरगो
हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये हाइड्राइड शिफ्ट कर इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन इधर की तरफ रीअरेंज कर जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन एट C2 विल अंडरगो अ हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, बोलिए जी, कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर? ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें। ओके चलिए जी, हम लोग जरा GOC के अंदर आगे बातचीत करनी शुरू करें थोड़ी सी। ठीक, हमारे कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर पेंडिंग है। ठीक, आइए जी। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है भाई, 25 ग्राम्स ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम। ये देखो, अगर आप चेक करो तो ये तो पुराने वाले क्वेश्चन जैसा सही क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है CXHY। ठीक, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, इट फॉर्म्स XCO2 प्लस YH2O। ठीक है ना, हमें पता है हम ऑक्सीजन को बैलेंस आउट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। आपसे कहा जा रहा है 25 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 25 ग्राम्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम्स CO2। ठीक, एंड 9 ग्राम्स वाटर। ठीक, यही काम कर सकते हैं। अब देखो अगेन वही, जैसे हम लोगों ने पहले कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो निकाला था वैसे ही निकाल ले। हमें पता है जी 44 ग्राम्स CO2 में देर इज़ 12 ग्राम्स कार्बन। ठीक है, तो 88 ग्राम्स CO2, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब इसमें 24 ग्राम्स कार्बन होगा। ठीक है, ठीक, तो भाई 24 ग्राम्स अगर कार्बन होगा, वैसे तो हम बता सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। आप निकालना चाहो आप निकाल भी सकते हो। हमें पता है 18 ग्राम्स के अंदर या 18 ग्राम्स वाटर के अंदर देर इज़ 2 ग्राम्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑब्वियसली 9 ग्राम्स के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन विल बी देयर। ठीक, तो अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, 24/25 इंटू 100, यही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, दिस इज परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं निकालूंगा तो दैट विल बी 1/25 इंटू 100। आप इसको एम्पेरिकल फार्मूला से करना चाहो, आप इसको एम्पेरिकल फार्मूला से कर सकते हो। आप इसको मोलर रेशो से करना चाहो, आप इसको मोलर रेशो से भी कर सकते हो। बाकी अच्छा, इन्होंने तो ग्राम्स भी पूछ रखा है। अरे हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, इतनी ज़रूरत ही नहीं है। मैं एम्पेरिकल फार्मूला भी बना रहा था साथ में। ठीक है, चलिए जी, ज़रूरत ही नहीं जी। 24 ग्राम्स कार्बन एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया एकदम। ठीक, बढ़िया जी। आइए जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A इज ऑक्सीडाइज्ड विद Na2O2 फॉलोड बाय बॉइलिंग विद HNO3। ठीक, ओके, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिब्डेट टू यील्ड अ येलो प्रेसिपिटेट। अब अमोनियम मॉलिब्डेट का नाम सुनते ही मेरे को एक ही चीज़ दिमाग में आती है, एंड दैट इज़ फॉस्फोरस। क्योंकि फॉस्फोरस अमोनियम मॉलिब्डेट वाला टेस्ट देता है। तो अगर आप लोगों को इसके रिएक्शंस भी अगर देखो, रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। फॉस्फोरस पहले Na2O2 के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म Na3PO4। ठीक है ना, साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है, तो मैं याद हो, ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई ऐसी खास बात नहीं, Na2O। ठीक, ये जो Na3PO4 है, Na3PO4 को फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है टू फॉर्म H3PO4। ठीक, साथ में क्या होता है, NaNO3 रिलीजेस। ठीक है, ये जो H3PO4 है इसका फर्दर आप लोग अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन कराते हो, दैट इज NH4 होल ट्वाइस MOO4। ठीक, साथ में आप लोग के पास एसिडिक मीडियम तो है ही HNO3। ठीक, ये क्या बनाता है, NH4 होल थ्राइस फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक, दैट डॉट 12 MOO3, दैट इज फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, यही आप लोग का येलो कलर का होता है। ठीक है ना, साथ में तो अपना जो भी बच्चा कुचा है निकाल दो, NH4NO3 एंड वाटर। ठीक है ना, बैलेंस वगैरह आप लोग कर लेंगे। ठीक, तो बेसिकली दिस इज फॉस्फोरस ओनली, ये तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ठीक, चलिए आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। देखो हमें पता है बेसिकली ज़्यादातर तो आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होता है वो बेसिसिटी ऑर्डर जैसा सही होता है। ठीक है, ठीक, हाँ एक्सेप्शंस आर देयर, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक, बट हाँ हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई कौन ज़्यादा बढ़िया बेस है, वो ज़्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बातें आ जाती है सारी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो अगर आप चेक करो CH3COO माइनस, ठीक है, इसका जो सॉलिड होगा और जो इसका एसिड होगा दैट विल बी CH3COOH। ठीक, वाटर का एसिड विल बी H3O पॉजिटिव। ठीक, सिमिलरली CH3SO3 माइनस, इसका एसिड विल बी CH3SO3H सल्फोनिक एसिड, एंड OH माइनस, इसका इट विल बी वाटर। अब देखो अगर आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करो तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे बड़ी एसिड कौन होगा, H3O पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है ना, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये आप लोग का मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक, उसके बाद एसिडिक एसिड और लास्ट में वाटर। तो ये एसिड की स्ट्रेंथ है। अगर एसिड की स्ट्रेंथ ये है तो भाई ऑब्वियसली बात है इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी या न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ होगी वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा मेरे पास, OH माइनस। ठीक, OH माइनस के बाद CH3COO माइनस, देन इट विल बी CH3SO3 माइनस, एंड दिस विल बी डी पार्ट।
ठीक है ना जी, चेक कर लो इसके अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा जी OH माइनस, सबसे पहले फोर्थ वाला। ठीक, तो फोर्थ वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे। ये सर आई एम सो सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक, ठीक है ना, तो बेसिकली इसका आंसर ये वाला हो जाएगा जी, दैट इज़ 4132। ठीक, OH माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट, OH माइनस के बाद आप लोगों का CH3CO माइनस, देन CH3SO3 माइनस, देन वाटर। ठीक, बोलिए जी परेशानी को इसके अंदर। ठीक है, आओ जी चलो नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या कह रहा है, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर RF। ठीक भाई, चेक कर लो जी, RF वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, भाई ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, हायर RF वैल्यू मीन्स हायर एड्जॉर्प्शन, भाई जो चीज़ ज़्यादा एड्जॉर्ब होती है वो तो कम चल पाती है ना भाई, वो उसको पकड़ कर रखती है उसको। ठीक, तो ये मेरे लिए तो ये गलत स्टेटमेंट है ही। ठीक है, RF वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल फेज, हाँ जी बिल्कुल डिपेंड करती है कि RF वैल्यू होती क्या है बेसिकली, RF वैल्यू होती है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय substance divided by distance moved by the solvent phase। ठीक है ना, सॉल्वेंट फेज आप लोगों का वही होता है बेसिकली, जो आपका मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज जो आपका सॉल्वेंट फेज होता है, मोबाइल फेज चल रहा होगा। ठीक है ना, बढ़िया। द वैल्यू ऑफ RF कैन नॉट बी मोर देन 1। ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है भाई, RF की वैल्यू हमेशा ऑब्वियसली दिस विल बी लेस देन 1, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यही मूव कर रहा होगा, सारे के सारे जो सॉल्यूट्स होते हैं वो इसके साथ ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ठीक, बढ़िया जी। ओके, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज। ठीक, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तरफ बात करता हूँ तो वो कुछ ऐसा होता है इसके अंदर, आप बड़े बड़े कॉलम्स लेते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या फिल कर लेते हैं, सिलिका और Al2O3। ठीक है ना, इसका थोड़ा जेल टाइप का, सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस आ जाता है, फिर इसके अंदर हम लोग लिक्विड डालते हैं ऊपर से, अलग अलग एड्जॉर्प्शन के बेसिस पर जो मिक्सचर्स हैं वो अलग अलग लेवल पर आकर काम खत्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आएगा, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसमें एड्जॉर्प्शन होती है, तो देयर इज डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द सॉलिड फेज। ठीक, यही वाला फंडा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, फिफ्थ का ऑप्शन पी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट, सिक्स्थ, इन दी फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन। आप देखो, प्रोटोनेशन वही होगी जहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल होगा, अगर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो प्रोटोनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो चेक कर लो जी, तो देखो अगर आप चेक करोगे ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेशन में जाएगा ही जाएगा। ये तो एनालिन वाला पार्ट है, ये भी जाएगा ही जाएगा। बाकी जो BC D है ये तीनों हमें नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा, इसका लोन पेयर भी इसके पास ही रहेगा, इसका लोन पेयर भी इसके पास ही रहेगा, तो आंसर शुड बी बी पार्ट, B, C एंड D ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन। ठीक, चलो जी, सिंपल से एकदम क्वेश्चन आपसे पूछते चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं, आपको क्वेश्चन कभी तकलीफ देगा ही नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, चीज़ों को पढ़ो। ठीक, रेगुलर मैनर में चीज़ों को ठीक से पढ़ो। और ठीक, नेक्स्ट आइए जी, चलो इन तीनों के बारे में भी एक बार ज़रा बात कर लेते हैं आप ज़रा। ठीक है, चलिए जी। ओके, देखो क्या कह रहे हैं, वाटर एंड शुगर। अब देखो आपको पता है वाटर एंड शुगर, अगर आप वाटर और शुगर के बारे में बात करोगे भाई, आपको पता है वाटर और शुगर आपस में डिजोल्व तो कर जाते हैं। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एकदम से उसको ठंडा कर दोगे तो शुगर विल रिक्रिस्टलाइज एज वेल। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको आप सेपरेट करना तो आप इसको रिक्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हो, तो AQ, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एंड एनालीन। अगर आपको आइडिया, एनालीन इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक, इफ एनालीन इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम किसे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक, तो सेकंड का R ऑप्शन। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया जी, चलो बढ़िया खेल रखा है तुम्हारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर एंड टोलुइन। वाटर एंड टोलुइन, टोलुइन इज नाउ अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, सो इफ इट इज अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, इसको आप कैसे अलग कर सकते हो, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से, ए पार्ट। ठीक है, दिस कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इट्स अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है ना, आपको बेसिकली बस यही पता होने की रिक्वायरमेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी एस्टिमेटेड थ्रू डुमास मेथड। चलो बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, ये वाला मेथड भी हम एक बारी रिव्यू कर ही लेंगे। ठीक है ना, डुमा। ठीक है जी, डुमास मेथड। डुमास मेथड क्या कहता है, डुमास मेथड क्या कहता है भाई, डुमास मेथड कहता है कि हम बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, किसके साथ हीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड टू बी प्रिसाइज। ठीक है ना, Cu2+। ठीक, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ठीक है ना, बढ़िया जी, एक लंबी सी ट्यूब होती है, अगर तुम्हें आइडिया हो कुछ ऐसे, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ठीक है, जितना भी उसमें कार्बन होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें नाइट्रोजन जो होगा वो N2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, CO2 को आप लोग का बेसिकली KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, हमें आगे जाके नाइट्रोजन अलग से ऊपर से एक छोटे से चेंबर में मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका एक पूरा पैलेट होता है इसका। ठीक, तो अगर मैं इसका एक रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं इसका रिएक्शन लिख सकता हूँ। रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, CXHYNZ। इसका हमने रिएक्शन कराया है किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कह लो व्हाटएवर। ठीक, दिस विल गिव XCO2 + YH2O +
Z/2N2, देखो यही आ जाएगा। ठीक, इसको भी बल्कि आप Y/2 भी कर सकते हो, Y/2H2O, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा थोड़ा, ठीक है ना, XCO2 प्लस Y/2H2O, ठीक है। अच्छा जी, प्लस Z/2N2, गुड इनफ। और ठीक, बस हाँ, इसमें यही करना है। अब इसके अंदर कॉपर भी तो रहेगा, हाँ कॉपर और रिलीज हो जाएगा जी, कॉपर, ठीक है, कॉपर और रिलीज हो जाएगा। अब इसको जो आप बैलेंस करके देख लो जी, बैलेंस हो जाएगा ये आराम से, इजीली बैलेंस करना है इसको, CXHYNZ, ठीक, इट गिव्स XCO2 प्लस Y/2H2O प्लस Z/2N2, ठीक है। अब देख लो जी, पहले क्या करें, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2x, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया Y/2, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 2x प्लस Y/2, यही हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस Y/2, 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन, तो इसके आगे हम लोग लिख दें, कितना लिख दोगे 2x प्लस Y/2, यही हो जाएगा, ठीक। और अगर आप चेक करोगे तो कॉपर भी कितना हो गया, कॉपर भी आ गया आपके पास 2x प्लस Y/2, देखो जी यही हो जाएगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया जी। अब देखो ध्यान देना, तो अगर मैं इतनी सी इसके अंदर बात कर लेता हूँ तो 2x प्लस Y/2 कॉपर भी हो गया, चलो बहुत बढ़िया है जी, ठीक है। अब देखो चेक कर लेते हैं, ठीक। अब तो मोल कंसेप्ट लगाना है, वैसे सिंपल सिंपल सा काम दे जाओगे आपको। इट वाज फाउंड टू इवॉल्व 6 मोल्स ऑफ CO2, 6 मोल्स ऑफ CO2 मतलब x कितना हो गया 6 मोल, ठीक है, तो x 6 मोल हो गया, ठीक है। y आपको क्या दे रखा है 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ वाटर मतलब y/2 की वैल्यू 4 हो गई, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक, बहुत बढ़िया है जी। एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब Z/2 की वैल्यू 1 हो गई, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा C6H8N2, इट बिकम C6H8N2, बोलो डी पार्ट। बहुत ही एकदम बिल्कुल बेसिक सा काम, परेशानी किसी को इसके अंदर, ठीक है ना। एक वैसे जो हम बैलेंसिंग में अगर आप इसको भी Y/2 करना चाहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा, ठीक है, बस मैंने अब यहाँ पर ऐसा नहीं किया था, ठीक है। आप करोगे तो बैलेंस वगैरह में हो जाएगा, हमें यहाँ पर कोई काम नहीं था ऐसा जिसका, ठीक। चलिए जी बढ़िया, आओ जी नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ DCM एंड वाटर आर यूज फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई देखो अब सिंपल सी बात, जो DCM होता है, ठीक, ये डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो अगर ये डेंस होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में वाटर ऊपर चला जाएगा, बस चेक कर लो जी किसमें लिखा है DCM एंड वाटर वुड स्टे लोअर एंड अपर रिस्पेक्टिवली, हाँ बिल्कुल जी, इसमें यार अपर एंड लोअर गलत हो जाएगा, मिसिबल विच इज मिसिबल क्लियरली नहीं है, मिसिबल नहीं है। DCM एंड वाटर विल मेक टर्बिड और कोलोइडल मिक्सचर, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, ये पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई परेशानी, ठीक। बोलो जी कोई तकलीफ परेशानी किसी को, चले आगे भाई इसके अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, भाई चेक कर लो जी, कॉन्जुगेट बेस बनाकर, ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने से आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर मैं चेक करूँगा, देखो पहले क्या आएगा CBr3 माइनस, दूसरा आएगा CI3 माइनस, CCl3 माइनस एंड CCN3 माइनस। अब देखो अगर आप चेक करोगे इसको, अगर आप चेक करोगे माइनस CN अगर आप देखो चेक करो तो इसके अंदर तो कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी आ रहा है। इन एडिशन भाई जो आप लोगों का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है और CN कैसा ग्रुप है -R ग्रुप है, तो -R ग्रुप भी है एंड -I ग्रुप भी है, तो ये दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसको स्टेबलाइज करेगा बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन हैलोजेंस जो होते हैं दे शो +R एंड -I, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड की अगर मैं बात करूँगा तो डी पार्टी आएगा, दैट इज CHCN होल थ्राइस, ठीक, बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी सुटेबल फॉर जडाल्स मेथड। जडाल्स मेथड के लिए हमें पता है देखो नाइट्रोजन निकालना होता है क्योंकि हमें अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इसमें कौन सा नाइट्रोजन काम का नहीं होता, एक तो NO2 वाला काम का नहीं होता, एक डायएजो ग्रुप वाला काम का नहीं होता, और एक रिंग वाला जो नाइट्रोजन है ये काम के नहीं होते तीनों, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में भी रखनी है, डायएजो में ये तीनों नाइट्रोजन काम के नहीं होंगे, तो एक ही बच गया यहाँ पर, कौन सा है ये वाला बी पार्ट 11, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो बेंजीन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर भी हकलसूल ऑबे हो रहा है, ठीक, यहाँ पर भी हो रहा है काम, ठीक, पिरिडीन, ठीक। एंड अगर हम डी के अंदर बात करें, देखो अगर ये वाला कार्बन आप देखो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हमें पता है कि भाई रिंग के सारे कार्बन आइटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये तो आप बॉन्ड ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, रादर यहाँ पर मतलब जो भी हम लोग अपने चार्ज के हिसाब से डिपेंडिंग कि स्ट्रक्चर कैसा हो हम उसको ओपन कर सकते हैं बॉन्ड को नीचे या ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो भाई ऑब्वियसली ये आप लोगों का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक, विच इज़ लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है ना। इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो जाएगी, हाँ ठीक है बिल्कुल हो जाएगी डी वाले पार्ट में, लेकिन रेजोनेंस इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है, बढ़िया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था डिस्टिलेशन टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाई। अब देखो ग्लिसरॉल एंड स्पेंटाई इसमें बेसिकली है क्या, अगर आप चेक करो जो ग्लिसरॉल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से लैब में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है कि हाँ भाई ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट्स पर काम करते हो। बेसिकली हम इसीलिए इनको कहाँ से प्रेफर करते हैं, डिस्टिल करना विद रिड्यूस्ड प्रेशर। आपको पता है ना बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी वेपर प्रेशर। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर बाहर से प्रेशर थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाएंगे नहीं, ठीक, डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, बाहर प्रेशर थोड़ा सा कम कर देंगे जी। अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो ऑब्वियसली जल्दी आप लोगों का बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर मैच कर जाएगा। ध्यान रखना है बिल्कुल, एकदम छोटी छोटी चीज़ एकदम, ठीक है। इस वजह से वो जल्दी बॉईल करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना। मैगी के बारे में बात करते हैं ना, जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो मैगी 2 मिनट नूडल बोलते हो, पहाड़ों के ऊपर जाओगे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, जल्दी बन जाएगी, ठीक, पानी जल्दी वेपराइज कर जाएगा भाई। ऑब्वियसली आप नदी में जाओगे तो इट विल बिकम 1 मिनट नूडल एयर। अगर आप नीचे की तरफ चले जाओगे, ठीक, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे इसको भाई टाइम लेगा, भाई लिक्विड बॉईल करेगा ही नहीं सारा, ठीक है। तो इट विल बिकम अ 3 मिनट नूडल काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कैसे सेपरेट करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक, ध्यान रखिएगा जी। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में क्या कह रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अब देखो ये हमें पता है कि जब OH जो होता है ऑर्थो पोजीशन पर होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों का अच्छा, मतलब इसके अंदर अगर आपको कुछ आइडिया हो, ये हाइड्रोजन हट जाएगा तो इसके अंदर मेटा, मतलब सॉरी मेटा कह रहा हूँ, इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट काम करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करना शुरू कर जाएगा तो बेसिकली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों का फर्स्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ही है, ठीक है। उसके बाद इट इज सेकंड, सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, उसके बाद इट इज थर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट। अब मेटा और पैरा में, मेटा में देखो ध्यान देना, OH अगर मेटा पर है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, ठीक। लेकिन अगर OH पैरा पर लगा है तो अब ये इंडक्टिव काम नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, इट विल बिहेव एज अ +R ग्रुप, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा खराब कर देगा, ठीक है। तो इट शुड बी 2 और 4, ठीक। यहाँ पर इसमें थोड़ी सी नंबरिंग में गड़बड़ है, ये बेसिकली इसको अगर आप इसको 2 बना दो या तो, और इसको 3 बना दो तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 बन जाएगा आपका ऑर्डर। क्लियर बात, परेशानी किसी को कोई इसके अंदर, ठीक है ना। ध्यान रखना ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड के अंदर अगर OH ऑर्थो पोजीशन पर लगा होगा तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा, और ऑर्थो इफेक्ट आप लोगों के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है, ठीक। बोलो जी कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर, ठीक। चलो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया। अच्छा एक चीज़ और ज़रा मेरी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई मैगी 1 मिनट नूडल, भाई 1 मिनट नूडल कहने का मतलब है 1 मिनट के बाद पानी तो वेपराइज कर चुका होगा, बॉयल हो चुका होगा, ठीक है। बट हाँ ऑब्वियसली भाई अभी मैगी कच्ची होगी, इसीलिए तो प्रेशर कुकर्स वगैरह का बनाए गए थे। प्रेशर कुकर्स वगैरह इन्हीं जगहों के लिए बनाए थे गए थे क्योंकि यहाँ पे पानी जल्दी वेपराइज कर जाता है, खाना कच्चा रह जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ओके क्या कह रहे हैं भाई, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन जडाल्स मेथड। अब देखो एक बारी जडाल्स मेथड एक बारी मैं आप लोग को ओवरव्यू भी कराया था, जडाल्स मेथड में क्या होता है। हाँ जी, जडाल्स मेथड के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ठीक, कुछ याद है किसी को। हाँ जी, तो देखो जडाल्स मेथड, जो भी आप लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं बेसिकली H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या होता है इसमें, सारे का सारा जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो फर्दर अमोनियम सल्फेट होता है हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे सारे का सारा नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फॉर्म में मिल चुका, अमोनिया की फॉर्म, मतलब जो भी नाइट्रोजन अमोनिया में होगा वो सारे का सारा जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही होगा, ठीक, बढ़िया जी, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है, फिर इस अमोनिया को हम फर्दर H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं। ये जो H2SO4 होता है ये अब आप लोगों का स्टैंडर्ड H2SO4 होता है जो आपको गिवन होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अमोनिया निकल रही होगी, फिर मैं इस अमोनिया को यहाँ पर मैंने नीचे एक बीकर के अंदर टाइट्रेशन कराऊंगा, इसमें गिवन H2SO4 होगा, ठीक है। अभी H2SO4 की जगह आपको HCl भी लिया जा सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम H2SO4 ज़्यादा लेना स्टैंडर्ड प्रेफर करते हैं, ठीक। नाउ इट विल फॉर्म NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कुछ H2SO4 बच गया हो जो सारा ये रिएक्ट ना करा हो, तो वो फर्दर H2SO4 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, बेस के साथ, ठीक है। तो अब आप इसके साथ कराओगे इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस वाटर, बैलेंस कर लो इसको, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है जी, बैलेंस हो गया मामला, ठीक। चलो जी ओके। अब देखो ध्यान देना, अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.4 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये 1.4 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया गया था, ठीक है। जडाल्स मेथड एंड इवॉल्व्ड अमोनिया वाज एब्जॉर्ब्ड इन 60 ml ऑफ M/10 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वही मैंने आपको जो बोला, तो टोटल कितना था ये 60 ml ऑफ M/10 H2SO4 था। तो इसका मतलब इसके इनिशियली
इनिशियली ये कितना प्रेजेंट था, 60 ml ऑफ m/10, मतलब 6 मिलीमोल्स इतना था, m/10 इंटू 60, ठीक है ना। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में है तो इसलिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है। एंड द अनरिएक्टेड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ m/10। अब देखो ध्यान देना, अगर आप एक्चुअल में चेक कर सको, अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे दो, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। कितना मिलीमोल्स इसके रिएक्ट करे NaOH के, सर NaOH के 2 मिलीमोल्स रिएक्ट करे हैं, दिख रहे हैं 20 इंटू m/10, तो इसका मतलब H2SO4 के कितने रिएक्ट करे होंगे, 1 मिलीमोल। इसका मतलब 1 मिलीमोल H2SO4 अमोनिया ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर H2SO4 कितना रिएक्ट हुआ होगा, 5 मिलीमोल्स। अगर यहाँ पर 5 मिलीमोल्स, इसका मतलब अमोनिया कितना रहा होगा, 10 मिलीमोल्स। इसका मतलब टोटल अमोनिया जो रिलीज हुआ, ठीक है, उसके अंदर इसका मतलब भाई हमें पता है 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स अवेलेबल होंगे। इसका मतलब टोटल 10 मिलीमोल्स नाइट्रोजन एटम के रहे होंगे। 10 मिलीमोल्स नाइट्रोजन एटम का मतलब मास कितना हो जाएगा उसका, मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक। 10 मिलीमोल्स मतलब 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड, मोलर मास कितना हो गया, 14। एटम्स की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस बिकम 0.14 ग्राम्स। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 0.14 डिवाइड बाई टोटल कितना गिवन था, 1.4 इंटू 100, ठीक है ना। तो अब इसको आप सॉल्व कर दो जी, 14/14 इंटू 10 इंटू 100/100, 14 से 14, 100 से 100, ये 10% आपके पास बच जाएगा, जो आपका आंसर है 10%। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आप लोगों को मैंने डोमास मेथड और जटाल्स मेथड दोनों रिव्यू करा दिए हैं, और आप लोगों को दोनों आने भी चाहिए। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले H2SO4 रिएक्ट करा, अमोनियम सल्फेट बनाया, उसने फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया। आप देखो ध्यान देना, ये H2SO4 और ये NaOH का इन नीचे वाले H2SO4 NaOH से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग रिएक्शन से अमोनिया बन गया। बेसिक काम का था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा का सारा आप लोगों ने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। तो जितना नाइट्रोजन अमोनिया के पास होगा उतना ही नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रहा होगा। फिर हमने उस अमोनिया को अलग से एक स्टैंडर्ड H2SO4 के साथ टाइट्रेट कराया, उससे हमें पता चला कि कितना अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्ट कर गया होगा, क्योंकि बचा हुआ H2SO4 NaOH खा जाएगा, ठीक है, जिसे हमें पता चल गया, ठीक। यहाँ से फिर हम लोगों ने रिवर्स करते हुए अमोनिया निकाला एंड हम लोगों ने काम खत्म कर दिया, ठीक। बोले जी सबको क्लियर है पक्का से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।